नमस्कार, स्टडी आईक्यू पीसीएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दिव्यांश शुक्ला है और मैं आप सभी के लिए एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पर एक सीरीज कर रहा हूं। और इस सीरीज में के अभी तक 2 एपिसोड्स आ चुके हैं, 2 क्लासेस हम लोगों ने कर चुकी हैं, 2 क्लासेस हम लोगों की हो चुकी हैं। तो आज की जो तीसरी क्लास है हमारी, इसका जो हमारा टॉपिक है हमारी क्लास का वो है इंपॉर्टेंट एक्ट्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम जो है उनके बारे में हम समझेंगे। इसकी एक पहली क्लास एक्ट से रिलेटेड जा चुकी है हमारे चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वो ये हमारी दूसरी क्लास है जिसका पार्ट 2 है। तो लास्ट क्लास में जो एक्ट्स रह गए थे, जो छूट गए थे, उनको हमने इस क्लास में कवर किया है। ओके, सो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं देता हूं। स्टडी आईक्यू आईएएस का प्रयागराज सेंटर ओपन हो चुका है और यहां पर एडमिशंस एनरोलमेंट्स हो रहे हैं। तो आप मेरा ये कोड यूज कर सकते हैं DYS लाइव। इसको लेकर के आपकी फीस 59,999 हो जाएगी अगर हमारे आप कॉम्बो कोर्स में एडमिशन लेते हैं, जिसमें आपको यूपीएससी का P2I बैच, इसके साथ साथ यूपीपीएससी का फाउंडेशन बैच दोनों कंबाइंड मिलता है। तो यानी 60,000 रुपए में आप यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं और साथ में यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये हमारा एड्रेस है, ताशकंद मार्ग, सिविल लाइंस, प्रयागराज में। हमारे सेंटर पर आप जरूर विजिट कीजिए। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा एक्ट है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इससे पहले हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन सारी जानी थी हमारी लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एनवायरमेंट की दिशा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण अगर अधिनियमों की हम बात करें, कुछ एक्ट्स की बात करें, तो उनमें से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में आया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री हमने लास्ट वाली क्लास में भी डिस्कस करी थी, बट इस क्लास में फिर से आपको बता देता हूं। देखो, दिसंबर की बात है, दिसंबर की सर्दियों में 10 या 11 दिसंबर की बात है। 10 या 11 दिसंबर की रात को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? तो ये हुई थी 1984 में। सो 1984 दिसंबर की रात में, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई कहां पर थी? तो ये हुई थी आपकी यूनियन इंडिया कार्बाइड लिमिटेड की जो फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री थी। यूनियन कार्बाइड बेसिकली आप कह सकते हैं ये एक यूएस ओन कंपनी थी, बट जब इंडिया में ज्वाइंट वेंचर करके आई तो ये यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, UCIL हो गई, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ये बेसिकली एक पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी थी। ये पेस्टिसाइड बनाती थी, कीटनाशक बनाने वाली कंपनी थी। और इसमें इस कीटनाशक को बनाने में कई सारी गैसेस का इस्तेमाल होता था, जिनमें से एक गैस थी, उसका नाम था MIC, मेथिल आइसोसाइनेट। ये मेथिल आइसोसाइनेट के चैम्बर में क्या हुआ था? लो प्रेशर होने की वजह से ये गैस बाहर नहीं निकाली जा सकती थी। इस वजह से जब इसको निकालने के कई प्रयास किए गए तो इसमें लीकेज स्टार्ट हो गया। और चैम्बर में जब लीकेज स्टार्ट हुआ तो ये जो मेथिल आइसोसाइनेट थी, ये बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। एक तो ये कलरलेस, ऑर्डरलेस होती है, दुर्गंध नहीं आती इस गैस से, महक नहीं आती है, तो इसको डिटेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल था। तो इसलिए इस गैस के लीकेज की वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा कहता है कि लगभग 2800 के आसपास लोगों की डेथ हुई। मध्य प्रदेश सरकार बोलती है कि उसने 3500 से 3700 लोगों के बीच में डेथ कंपनसेशन दिया। जितने लोगों को डेथ कंपनसेशन दिया वो 3500 से 3700 का आंकड़ा बताता है। बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनकी रिसर्च या रिपोर्ट्स बताती हैं कि 8000 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे, घायल हुए थे। इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी ये। तो ये जो ट्रेजेडी थी ना, इसने ना सिर्फ इंडिया में 1984 में बल्कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर बहुत ही ज्यादा चर्चा हासिल की। बहुत बड़ी बड़ी मैगजीन्स, बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे खबर छपी थी। तो जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट जिसके बारे में लास्ट क्लास में चर्चा करी, वो और ज्यादा पुख्ता हो गया और ज्यादा मजबूत हो गया इसकी वजह से। तो मजबूरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा की गई, संसद में आवाज उठी और उसके बाद फिर कानून बनाया गया। और वो कानून कौन सा था?
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया। अब इस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का जो उद्देश्य था, मेनली तो इसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा करना है, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कार्य हैं जो इस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, बेसिकली इसके लिए एक और काम किया गया था। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 253। यह संविधान का जो अनुच्छेद है ये कहता है कि अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी कर दी गई है, जिसमें भारत हिस्सा लिया है या भारत ने कोई इंटरनेशनल ट्रीटी करी है, तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 253 का इस्तेमाल भारत सरकार कर सकती है। तो कानून बनाने के लिए आर्टिकल 253 इन्वोक किया गया, क्योंकि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के जो हमारी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसकी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए, भारत में इंप्लीमेंट करने के लिए, जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुई थी 1972 में, 1972 में, उस कन्वेंशन की शर्तों को भारत के कानून में लाने के लिए आर्टिकल 253 इन्वोक किया गया, और इसी के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को भी बनाया गया। यहां से इंस्पायर्ड हुआ, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से इंस्पायर्ड था ये एक्ट, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, बना कब? तो अभी हमने बताया, इन द वेक ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि 1984 में हुई थी। इसके जस्ट 2 साल बाद ये एक्ट बनाया गया। इनफैक्ट 2 साल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये दिसंबर में घटना हुई थी, तो बहुत ही कम, 1.5 साल का समय आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमारे अनुच्छेद में, हमारे संविधान में 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। एक तो है आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A बेसिकली ये डीपीएसपी का आर्टिकल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी का आर्टिकल है। अब आप सभी को पता होगा, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी जो है, ये क्या करते हैं? ये स्टेट को गाइडलाइन देते हैं, स्टेट को एक रास्ता दिखाते हैं, एक लालटेन की तरह है, एक आप कह सकते हैं कि गाइड करते हैं, गाइड की तरह है कि भाई ये कानून आपको जनता की हित में बनाने चाहिए। स्टेट से ये अपेक्षा की जाती है कि वो डीपीएसपी में जो चीजें लिखी हुई हैं उनका पालन करने का प्रयास करेगी। हालांकि कोई बाध्यता नहीं है फंडामेंटल राइट्स की तरह, बट प्रयास करेगी, अधिक से अधिक प्रयास करेगी, ताकि नागरिकों का अधिक से अधिक हित किया जा सके। तो इसीलिए आर्टिकल 48A जो इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके तहत? जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1976 में हुआ था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने किया था। इसी के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित 2 आर्टिकल इंट्रोड्यूस किए गए थे हमारे संविधान में। एक तो था आर्टिकल 48A और दूसरा था आर्टिकल 51A का G, 51A(G), ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक्चुअली 51A जो है, ये आप सभी ने पढ़ा होगा, ये फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है। किसका पार्ट है? फंडामेंटल ड्यूटीज का, मौलिक कर्तव्य जो है नागरिकों के। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। यानी ये 2 आर्टिकल्स जो थे, ये हमारे पर्यावरण से सीधे तौर पर संबंधित हैं। एक तो आर्टिकल 48A और दूसरा 51A का G, है ना। ये दोनों आर्टिकल जो हैं, ये आपके पर्यावरण से संबंधित हैं। एक स्टेट को कह रहा है कि भाई, आप क्या कह रहा है? स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। कि स्टेट को ये एंडेवर करना चाहिए, ये बढ़ावा देना चाहिए। क्या बढ़ावा देना चाहिए? टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट। हमारे जो पर्यावरण है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियम बनाने चाहिए। तो यहां से भी एक पावर मिलती है ये एक्ट बनाने की भारत सरकार को। ठीक है। सिमिलरली आर्टिकल 51A में यह कहा गया है कि नागरिकों से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि हमारे देश का जो पर्यावरण है, जो बायोडायवर्सिटी है, उसकी सुरक्षा करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि गवर्नमेंट और सिटीजन इनको फॉलो करेंगे। तो आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर है। अब देख लेते हैं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं और ये कैसे हेल्प करता है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी तक तो हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा, इसके पीछे की कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देखी। अब हम बात करते हैं पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द एक्ट। इस अनुच्छेद के अंतर्गत
इस एक्ट के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार की क्या शक्तियां होती हैं, क्या पावर्स होती हैं। तो पहली बात तो भारत सरकार क्या कर सकती है, द क्लोजर प्रोहिबिशन और रेगुलेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री। अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसके जो कि ये कंट्रीब्यूट कर रही है या ये या उस इंडस्ट्री की वजह से बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, तो भारत सरकार क्या कर सकती है, इस एक्ट के अंतर्गत उसको क्लोजर यानी उस इंडस्ट्री को बंद कर सकती है, प्रोहिबिशन उसमें उसको प्रोहिबिट उसको प्रतिबंधित कर सकती है, मना कर सकती है, या रेगुलेट कर सकती है किसी भी इंडस्ट्री को इस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, दूसरी चीज है द स्टॉपेज और रेगुलेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और एनी अदर सर्विस। ऐसी कोई भी सेवा जिसको गवर्नमेंट बंद कर सकती है अगर उसको ये अप्रोप्रिएट लग रहा है कि ये इस सेवा की वजह से, इस सर्विस की वजह से क्या हो रहा है, कोई इंडस्ट्री जो है वो पोल्यूशन कर रही है, बहुत ज्यादा प्रदूषण कर रही है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कट कर सकती है, वो पानी की सप्लाई कट कर सकती है, वो और भी सेवाएं जो भारत सरकार दे रही है उनको वो कट कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। यहां तक क्लियर है? तो ये पावर्स देता है ये एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, इसके बाद फिर अब इस एक्ट से रिलेटेड कुछ बॉडीज हैं जो इसके अंतर्गत बनाई गई हैं। तो आप सभी को पता होगा कि कोई भी बॉडी अगर किसी एक्ट के अंतर्गत बनाई जाती है तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब कानूनी उसको बैकिंग प्रोवाइड है, उसको कानून का एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसको कानून की बैकिंग मिली हुई है। तो कौन कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत बनाई गई हैं। कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन बॉडीज के बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, जैसे मैंने कल जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जो क्वेश्चंस थे किस तरह से आए हुए हैं इनके बारे में हमने आपको बताया था। इसी तरह से आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो यहां पर भी आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अथॉरिटी थी जिसका नाम है द नेशनल एनवायरमेंटल अपीलिएट अथॉरिटी। नेशनल एनवायरमेंटल अपीलिएट अथॉरिटी ये क्यों बनाई गई थी? एक्चुअली पर्यावरण से संबंधित ना जो केसेस होते थे जो कोर्ट में जाते थे और कोर्ट में जाकर के बहुत ही लंबे समय तक फंसे रह जाते थे। जैसे किसी इंडस्ट्री का कोई मैटर हो गया, कोई बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा रही है, कहीं सड़क बनानी है तो हजारों लाखों पेड़ काटे गए उसके चक्कर में। अब इससे संबंधित जो केसेस होते थे, जो मुद्दे होते थे, उनको कोर्ट तक जाने, चक्कर लगाने में सालों का समय लग जाता था। तो फास्ट ट्रैक करने के लिए प्रोसेस को गवर्नमेंट ने पहला जो कदम उठाया वो नेशनल एनवायरमेंटल अपीलिएट अथॉरिटी बनाई। ये नेशनल एनवायरमेंटल अपीलिएट अथॉरिटी एक्ट 1997 के 1997 के अंतर्गत बनाई गई थी। ठीक है, कब बनाई गई थी? नेशनल एनवायरमेंट अपीलिएट अथॉरिटी एक्ट 1997 के अंतर्गत बनाई गई थी। और इसका काम क्या था कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत जो केसेस होते थे, जो मुद्दे, जो मामले आते थे, उनको सुनती थी और उन पर विचार देती थी, उन पर आप कह सकते हैं डिसीजन देती थी। तो 1997 से यह बॉडी वर्क कर रही थी, बट ऐसा देखा गया कि यह बॉडी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी, बिकॉज ये ट्राइब्यूनल का पूरा दर्जा है, कोर्ट का दर्जा जो नहीं मिला था। तो अब जाकर के 2010 में सरकार को ये एक बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि 2000 जो यूपीए गवर्नमेंट थी जो 2004 में आई थी, तो जो 2004 की यूपीए गवर्नमेंट में जब सेकेंड टर्म उसका आया और उस समय पर जब जयराम रमेश जी ये हमारे एनवायरमेंटल मिनिस्टर थे, तो बहुत ही ज्यादा नॉर्म्स जो हैं एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के इन्होंने टफ कर दिए थे, टाइट कर दिए थे, इतने टाइट कर दिए थे कि इवन गवर्नमेंट की जो फाइल्स थी, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स थे ना, वो भी बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के, इतने सारे क्लियरेंस होने के बावजूद भी पास नहीं हो पाते थे। तो ऐसे में ना बड़े मुद्दे उठे, बहुत ज्यादा आवाज उठी, इनकी सरकार के अंदर ही आवाज उठाई गई डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से कि भाई अगर आप इतना रोक लगाएंगे पर्यावरण को लेकर के, हालांकि रोक लगाना उचित था क्योंकि अगर पर्यावरण की सुरक्षा करनी है तो नियमों को कठोर करना पड़ेगा, स्ट्रिंजेंट बनाना पड़ेगा। तो जयराम रमेश जी के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क उठने लगे कि भाई अगर आप इतना ज्यादा टफ बना देंगे क्लियरेंसेस को तो डेवलपमेंट जो है, जो विकास है वो रुक जाएगा। तो इस समय की ही बात है कि 2010 में क्या किया गया, इस NEAA की जगह जो नेशनल एनवायरमेंटल अपीलिएट अथॉरिटी NEAA है, इसकी जगह पर इसको हटा करके एक दूसरी चीज लाई गई और वो था NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल।
क्या लाया गया? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अब चूंकि ये ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल का मतलब इसको सिविल कोर्ट की पावर्स हैं, और ट्राइब्यूनल जो होते हैं ना, ये नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट पर कार्य करते हैं। नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट का मतलब कि इनको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। ये सामान्य गतिविधि, मतलब इनका पूरा प्रोसीजर जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। ये कानून के जो सामान्य नियम हैं उनके आधार पर ही अपने निर्णय दे देते हैं, तो यहां पर सुनवाई थोड़ा इजी होती है। दूसरी बात है, ये ट्राइब्यूनल है। ट्राइब्यूनल किसी ना किसी पर्टिकुलर एक पर्पस के लिए, एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। जैसे ये है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो ग्रीन ट्राइब्यूनल का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट से रिलेटेड मुद्दे ही सुनेगा, ये और कोई केसेस नहीं सुनेगा। ये जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, ये सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण से संबंधित मुद्दे ही सुनेगा। इसका एक ही काम है, इसका कोई दूसरा काम नहीं है। ये कोई फैमिली मैटर नहीं सुनेगा, ये कोई प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स नहीं सुनेगा, ये किसी भी अन्य तरह के राजस्व के मामले नहीं सुनेगा, ये किसी भी तरह के फौजदारी के, दीवानी के ये मुकदमे नहीं सुनेगा। इसका सिंपल सा एक काम है कि ये पर्यावरण से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी उनको सुनेगा। तो एक तो चीज है, ये नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इस पे काम करता है। तो इसके लिए इसको जो सीसीपी है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है कि ये पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल एक होता है। पॉल्यूटर पेज, पॉल्यूटर पेज का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति या जो भी एंटिटी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी संस्था या जो भी इंडस्ट्री प्रदूषण करेगी वही पैसा भरेगी, वही जुर्माना या हर्जाना भरेगी। ठीक है, तो पॉल्यूटर पेज का प्रिंसिपल मतलब जो पॉल्यूशन करेगा उसी को भरना पड़ेगा। यह सरकार का दायित्व नहीं है, क्योंकि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल कहता है अगर सरकार प्रदूषण कर रही तो वो भरेगी, जो भी कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो भरेगा, कोई इंडस्ट्री कर रही तो वो भरेगी। तो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करती है एनजीटी। एनजीटी को जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट है 2010 उसके अंतर्गत बनाया गया था। ठीक है, यानी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरी बात, ये एक ट्राइब्यूनल है तो इसके पास सिविल कोर्ट की पावर्स हैं। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड टू रिमूव इनएफिशिएंसी ऑफ एनईए, जो इसके पहले हमने एनईए बताया आपको, नेशनल जो एनवायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी हमने बताई, उसकी जो कमियां थी, उसमें जो फ्लॉज आ रहे थे, उनको दूर करने के लिए ही ये एनजीटी बनाई गई थी। तो एनजीटी का ने कई हद तक ऐसा देखा गया कि एनजीटी ने उसकी दिक्कतों को दूर भी किया है। अगली चीज है हियर्स डिस्प्यूट अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एंड सम अदर एक्ट्स। अब एनजीटी जो है मात्र एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत के ही मुद्दे नहीं सुनती, बल्कि और भी बहुत सारे पॉल्यूशन से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने मुद्दे हैं, किसी भी एक्ट, चाहे वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो, चाहे एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट हो, चाहे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट हो, इन सबसे रिलेटेड मुद्दे जो होते हैं ये एनजीटी आपकी सुनती है। अब इसकी जो प्रिंसिपल सेटिंग जो बेंच है वो नई दिल्ली में है, लेकिन देश में 4 अलग अलग जगहों पर और भी इसकी बेंचेस हैं। जैसे भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में और चेन्नई में है। ये 4 चीजें आप याद रखना, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। मतलब देश के लगभग हर भाग में, हर एक कोने में आप कह सकते हैं कि इसकी एक बेंच है एनजीटी की। ओके, आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो ये एक बॉडी थी किसके अंतर्गत, लगभग ये पावर कहां से ले रही है, ये मतलब कहां के मुद्दे सुन रही है। बेसिकली पावर तो ये ले रही है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट से, बट मुद्दे सुन रही है ये भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत अगर कोई क्राइम आप करते हैं तो उसको ये कह सकते हैं कि ये सुनेगी, या वॉयलेशन आप करते हैं तो उसको सुनेगी। ठीक है, इसके बाद फिर अगली है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। इस कमेटी को अगर आप साइंस एंड टेक पढ़ेंगे ना, तो साइंस एंड टेक में इस कमेटी का बार बार नाम आता है जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? साइंस एंड टेक में आपका एक टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी में इस कमेटी का बार बार नाम आएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। बेसिकली ये कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत कार्य करती है। और इसका काम क्या है? इसका काम है बेसिकली गवर्नमेंट को सलाह देना, और कुछ चीजों में इसके कुछ रेगुलेटरी रोल भी हैं। सलाह कैसे देती है कि जैसे एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। फॉर एग्जांपल भारत में बीटी कॉटन जो है इसकी खेती उगाई गई। बीटी कॉटन जो है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी। मतलब ऐसी कोई अगर क्रॉप है, कोई फसल है, सपोज करो कॉटन है,
कॉटन की फसल में पहले महाराष्ट्र गुजरात के किसान खूब उगाते थे कॉटन को। अब जब कॉटन में एक व्हाइट बॉलवॉर्म कीड़ा होता है, वो व्हाइट बॉलवॉर्म कीड़ा ऐसे एंटर करता था और कॉटन की जो वो होती थी, जो आपके कॉटन फ्लेक्स होते थे, जो इसके रेशे होते थे, उनको गंदा कर देता था, उनको खा जाता था, काट देता था, या ये येलो हो जाते थे इस व्हाइट बॉलवॉर्म के अटैक की वजह से। तो बॉलवॉर्म सॉरी बॉलवॉर्म जब अटैक करता था तो ये बहुत बल्क में होता था और कई किलोमीटर्स के एरिया में ये पूरा पूरा इन्फेक्टेड कर देते थे। तो ऐसे कोई मान लो कि कोई नेचुरल कोई फंगस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई कीट पतंग है, वो आकर के फसल को नुकसान कर रहा है। अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि भाई अगर उस कॉटन के सीड में हम ऐसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दें या किसी ऐसी चीज का जीन उसमें हम डाल दें ताकि जैसे व्हाइट बॉलवॉर्म आए तो ये इसको खाने से बच जाए, मतलब कॉटन अपने आप में ऐसा रजिस्टिविटी क्रिएट कर ले कि वो व्हाइट बॉलवॉर्म के अटैक से खुद ही सेल्फ डिफेंस, खुद की स्वयं की रक्षा कर सके। तो इसीलिए बीटी कॉटन बनाया गया। उसमें बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का मतलब, ओके खैर उतना टेक्निकलिटी में हम नहीं जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी वो साइंस एंड टेक का पोर्शन है। तो बीटी कॉटन जो है उसका वो लगाया गया बीटी कॉटन में। तो इसमें क्या हुआ, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके हमने उस व्हाइट बॉलवॉर्म के अटैक को कंट्रोल कर दिया। तो ये जो फील्ड ट्रायल्स होते हैं ना कि भाई कोई भी फसल है उसके साथ छेड़छाड़ करनी है कि नहीं करनी है, अगर जेनेटिक लेवल पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्रपोजल जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के पास भेजना पड़ेगा। ये कमेटी इंश्योर करेगी कि जो आप प्रयोग करने जा रहे हैं वो सुरक्षित है कि नहीं है, कितने एरिया में आप प्रयोग करेंगे, वो एरिया जो है पूरी तरह से एक बंद होना चाहिए। बंद का मतलब बाहर से कोई उसका आप कह सकते संपर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप के द्वारा ऐसा प्रयोग करते करते कोई नई तरह की चीज बन जाए या ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाए कि कोई बहुत ही घातक चीज आप बना दें। तो ये सारी चीजें मॉनिटरिंग करने का काम जो होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का होता है, और यही कमेटी अप्रेजल देती है। यही कमेटी ये सुनिश्चित करती है कि आप ये फसल उगा सकते हैं कि नहीं उगा सकते हैं। यही कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो होती है उसको रिकमेंडेशन देती है, उसको सजेशन देती है। यानी बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जितने भी आपके कह सकते हैं जेनेटिक लेवल पर जितने भी मॉडिफिकेशंस या एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, सबसे पहले आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का अप्रूवल चाहिए होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी। ये नोडल मिनिस्ट्री इसकी कौन सी हमने बताया आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है MOEFCC, MOEFCC इसी के अंतर्गत ये कार्य करती है। ठीक है, टू ग्रांट परमिशन फॉर ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग हैजार्डस केमिकल्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसका एक काम और भी है कि कोई अगर हजार्डस केमिकल या इसका कुछ रिप्रोडक्शन आप कर रहे हैं तो उसको भी ये परमिशन देना और उसको अप्रूव करने का काम भी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी करती है। तो पर्यावरण से संबंधित कोई भी छेड़छाड़ अगर आप कर रहे हैं जेनेटिक लेवल पर तो आपको इस कमेटी की वो आपको अप्रूवल जरूर चाहिए। अदरवाइज अगर आप नहीं लेते हैं तो वो इलीगल है जो भी काम आप कर रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि साइंटिस्ट हैं तो अपने मन से कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आप कह सकते हैं। इसके अंतर्गत एक और बॉडी है या फिर आप अथॉरिटी है जिसको बोल सकते हैं बनाई गई, इसका नाम है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी ये बेसिकली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत ही बनाई गई है और ये 2009 में बनाई गई थी। अब इस अथॉरिटी का उद्देश्य क्या था, जो गंगा नदी है इसका जो बेसिन एरिया है, बेसिन एरिया का मतलब कोई नदी जैसे ऐसे चली जा रही है, ये अपने सोर्स से माउथ की तरफ जा रही है, जहां से नदी निकलती है उसको बोलते हैं सोर्स और जहां को जाती है उसको बोलते हैं माउथ। तो सोर्स से माउथ तक ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसकी हो, बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हो, इन सहायक नदियों की बहुत सारी सहायक नदियां हो। ठीक है, तो कोई नदी जिस भी एरिया तक के पानी को अपने में ड्रेन करती है, अपने में मिला सकती है, उस पूरे के पूरे एरिया को बोलते हैं भाई ये बेसिन एरिया हो गया। जैसे आप लोग ना घर में वॉश बेसिन लगे होते हैं, वॉश बेसिन का मतलब एक एरिया है जिस एरिया का पूरा पानी कहीं पर भी डालोगे आप एक पर्टिकुलर सिंक के थ्रू ही होकर जाएगा, वही बीच वाले सिंक से होकर निकलेगा वो। ठीक है, तो वो ये होती है बेसिन एरिया।
तो इसका इस अथॉरिटी का नाम गंगा नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। तो गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का मतलब गंगा नदी और इसकी जितनी सहायक नदियां हैं इनका बेसिन जो है उसको डेवलप करने का काम, उनको मॉनिटर करने का काम, उनके रेगुलेशन का काम, प्रदूषण नियंत्रण का काम और वहां पर पर्यावरण परिस्थितियों को बेहतर करने का काम इस नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को दिया गया था। यह बनी कब थी? तो यह 2009 में इसको बनाया गया था। ठीक है, कहां किसके अंतर्गत बनाया गया था? तो इसी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ही इस गंगा नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को बनाया गया था। हालांकि अब इस अथॉरिटी के साथ साथ बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब देखो ये था हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसकी मेन बातें हमने आपको बता दी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है उसका नाम है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। नेक्स्ट जो है हमारा इसका नाम है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। अब ये एक्ट जो है 1974 में आया था। इसका उद्देश्य था जल की सुरक्षा करना, जल के प्रदूषण से निपटना। तो बेसिकली इस एक्ट ने एक बहुत बेहतरीन काम ये किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के अंतर्गत दो बॉडीज क्रिएट करी गई थी, दो बोर्ड क्रिएट किए गए हैं और इन बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है भारत में प्रदूषण से संबंधित रेगुलेशन को लेकर के। एक का नाम है सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और इसी की तर्ज पर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। तो इसी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के अंतर्गत दो बोर्ड्स हैं। कौन कौन से? एक तो केंद्र सरकार के लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और एक राज्य सरकार के लिए स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सीपीसीबी और एसपीसीबी। ठीक है, इसी एक्ट के अंतर्गत ये दोनों बोर्ड्स क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, हालांकि बाद में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कई सारे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई, जैसे कई सारे और एक्ट्स की पावर्स भी इसको दे दी गई, तो इसको और स्ट्रांग बना दिया गया। जैसे सीपीसीबी को एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट की भी पावर्स दे दी गई, यानी सीपीसीबी जो है पोल्यूशन से रिलेटेड सिर्फ वाटर पोल्यूशन को ही नहीं बल्कि एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और भी बहुत सारे पोल्यूशन से रिलेटेड एक्ट्स जो हैं उनसे पावर्स लेता है और उनको रेगुलेट करता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत यह कार्य करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हमारा जो और दूसरा एक्ट है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के बारे में हम देख लेते हैं। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये एक्ट क्या करता है? ये हवा से रिलेटेड, वायु की गुणवत्ता से रिलेटेड चीजों को मॉनिटर करता है। ये एक्ट जो पावर देता है। अब ये कब बना? तो 1981 में बना। इन 1984 नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। अब देखो क्या हुआ था, 1994 में इसी एक्ट से पावर लेकर के नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। अब जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग थी, इसके अंतर्गत प्रदूषक कुछ गैसों को आइडेंटिफाई किया गया था कि भाई पर्यावरण में कौन कौन सी गैसेस ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा प्रदूषण कर रही हैं। ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई किया गया था। उसमें आपका पर्टिकुलेट मैटर 10 PM10 PM2.5 भी था, पर्टिकुलेट मैटर 2.5। अब ये क्या होते हैं पर्टिकुलेट मैटर? पर्टिकुलेट मैटर जो होते हैं ये नैनो स्केल के पार्टिकल्स होते हैं। बेसिकली नैनो स्केल के पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं जो एयर में मिले होते हैं, वायुमंडल की जो हवा है उसमें मिले होते हैं और ये वायुमंडल की हवा के साथ ट्रेवल करते रहते हैं, सस्पेंडेड फॉर्मेट में होते हैं, यानी लटके हुए होते हैं, हवा में तैरा करते हैं। अब ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको आंखों से अपनी देख नहीं सकते हैं। तो होता क्या है ना, इसमें से PM10 और PM2.5 जो है इनको हम इनहेल कर लेते हैं, अंदर हम लोग श्वसन क्रिया के द्वारा इनहेल कर लेते हैं। तो इनहेल करके जो PM10 होता है इसको तो हमारे लंग्स फिल्टर आउट कर देते हैं, बट PM2.5 जो होता है ये इतना छोटा पार्टिकल होता है प्रदूषण का कि इसको लंग्स भी फिल्टर आउट नहीं कर पाते और लंग्स के थ्रू ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है। ठीक है, तो ये बहुत घातक होता है। आप सोचो कि पर्टिकुलेट मैटर में बहुत डिफरेंट काइंड के केमिकल्स और दुनिया भर के केमिकल के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना, गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं। अब वो जो पार्टिकल्स हैं उसमें बहुत सारे हार्मफुल चीजें भी हैं। अगर आप उन चीजों को इनहेल कर रहे हो, इनहेल करके लंग्स में जा रही हैं, लंग फिल्टर आउट नहीं कर पा रहा है तो ब्लड स्ट्रीम में जाएंगी और ब्लड स्ट्रीम में जाकर के दुनिया भर की बीमारियां हमारे लिए क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलेट मैटर 10 और PM2.5, ये PM10 और PM2.5 ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही खतरनाक है। और जो इस समय जो बड़ी सिटीज हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, वहां पोल्यूशन का सबसे बड़े कारणों में से एक है यही।
PM10 और PM2.5। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के अंतर्गत कितनी गैसेस को रखा गया है टोटल। ठीक है, इनके बारे में अभी बताएंगे। इसके बाद एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो है, इसके अंतर्गत एक तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग लॉन्च की गई। इसके बाद ही 2009 में क्या किया गया, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग को नाम चेंज करके नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम कर दिया गया। यानी 2009 से क्या किया गया, 2009 में नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, अब नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो था, इसने बड़ा चेंज किया भारत की वायु की गुणवत्ता में। इसने बेसिकली क्या किया, नॉर्म्स को टाइट बना दिया और ज्यादा सख्त बना दिया। तो वो इंडस्ट्रीज जो बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन करती थी उनको और ज्यादा टफ बना दिया, और इंडस्ट्रीज का कैटेगराइजेशन 2011 में कर दिया गया इसी एक्ट के आने के बाद, इसी प्रोग्राम के लॉन्च होने के बाद, कि भाई आप ग्रीन इंडस्ट्री हैं, कि आप ब्लू इंडस्ट्री हैं, कि आप रेड इंडस्ट्री हैं। रेड का मतलब वो इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती है, ब्लू का मतलब जो पोल्यूशन कर रही है बट इतना ज्यादा नहीं है कि वो लिमिट से बाहर चला जाए, ग्रीन का मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिनसे पोल्यूशन ना के बराबर हो रहा है या पोल्यूशन नहीं हो रहा है लगभग। ठीक है, तो इनको रेड, ब्लू और ग्रीन की कैटेगरी में 2011 में आप कह सकते हैं कि बांट दिया गया। ठीक है, 2011 कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन, रेड, ऑरेंज और ग्रीन में बांट दिया गया। रेड का मतलब बहुत ज्यादा पोल्यूशन, ऑरेंज का मतलब उससे कम और ग्रीन का मतलब जो बहुत कम पोल्यूशन है। ठीक है, लगभग ग्रीन है। 2014 में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया। अब इस नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहुत सारी गैसेस का एक इंडेक्स बनाया गया, जिसको इसी एयर एक्ट जो है 1981 का, यहां से पावर ली गई और इनकी रेगुलर तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है। तो ये इंडेक्स के थ्रू हमें पता चलता है कि भाई जो हमारी हवा है इसकी गुणवत्ता कितनी खराब है और इस खराब गुणवत्ता में कौन सी गैस ज्यादा जिम्मेदार है, ये सब यहीं से पता लगता है। जैसे आपने अभी आगे इसी में देखेंगे कि कैसे दिल्ली में जो है ऑड इवन रूल लगाया गया, हवा जब इतनी खराब होती है तो कैसे तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। बहुत सारी ऐसे ब्रिक फील्ड्स वगैरह जो होते हैं शहर के आसपास, उनको बंद कर दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत पोल्यूशन करती हैं, टैनरी इंडस्ट्रीज वगैरह, उन सबको बंद कर दिया जाता है। तो ये सब जो पावर्स है ना, ये इसी एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट लेती है, और इन्हीं एक्ट के थ्रू हमने बताया ना आपको कि गवर्नमेंट क्लोजर भी कर सकती है किसी एंटिटी का, उसको बंद भी करा सकती है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है, ये रिसेंट प्रोग्राम है हमारा, 2019 में इसको लॉन्च किया गया है। और 2019 में लॉन्च करने के बाद भारत के शहरों का कैटेगराइजेशन किया गया, और उन कैटेगराइजेशन में 122 ऐसी सिटीज चुनी गई जो सबसे ज्यादा प्रदूषक थी, जिनमें प्रदूषण के स्तर बहुत ज्यादा थे, जहां पर अनकंट्रोल्ड लेवल पे एयर पोल्यूशन हो रहा था। तो वो उनको बोला गया कि ये NAM सिटीज हैं, नॉन अटेनमेंट सिटीज, NAC, NAC, नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं। इसका मतलब ये ऐसी शहर हैं, भारत के 122 ऐसे शहर हैं जिनको नॉन अटेनमेंट कैटेगरी में रखा गया है, और इनमें एयर पोल्यूशन की क्वांटिटी, एयर पोल्यूशन की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या, नॉन अटेनमेंट सिटीज एज दे डिड नॉट मीट द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जिसको हम नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जिसको हमने पहले पढ़ा, डिस्कस किया है। ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 2011 से 15, 2011 से 15 के बीच के जो डेटा है उसके हिसाब से ये 122 सिटीज जो हैं, इनकी जो हवा की गुणवत्ता है वो बहुत खराब है। ठीक है, तो इसलिए नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से ये नहीं बैठ रही हैं, फिट नहीं बैठती हैं। ठीक है, तो इनको 122 नॉन अटेनमेंट सिटीज की कैटेगरी में रखा गया। ठीक, इसके बाद जो हमने बताया था आपको, गैसेस बताएंगे अभी हम, वो नेशनल एयर क्वालिटी जो मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, उसमें कुछ गैसेस को रखा गया है। उन गैसेस की मॉनिटरिंग होती है बेसिकली, क्योंकि ऐसे तो एनवायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में बहुत सारी गैसेस हैं, सबको तो हम मॉनिटर नहीं करेंगे। उनमें से वो गैसेस जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन करती हैं उनको हमने कैटेगराइज करके लिस्टिंग की है, और उन्हीं को हम सिर्फ मॉनिटर करते हैं। तो ये कौन कौन सी है इसमें, इनमें दो हमने बताया आपको, पार्टिकुलेट मैटर है बेसिकली, PM10 और PM2.5, जिनमें PM2.5 बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, इसीलिए आप लोग देखते होंगे अभी जो गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बना दिए हैं, पहले कोई बिल्डिंग बनती थी तो उसमें जरूरी नहीं था कि आप पर्दे वगैरह डालें, स्क्रीन वगैरह डालें। अभी क्या है, जितने भी नगर निगम है, म्यूनिसिपैलिटी, सबको गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आ चुकी हैं कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो जो धूल वगैरह उड़ती है बिल्डिंग को तोड़ने में, बनाने में, दुनिया भर की और भी चीजें, टाइल्स वगैरह कटिंग करने में जो डस्ट उड़ती है, उसको रोकने के लिए बिल्डिंग में ग्रीन शेड्स से पर्दे लगा दिए जाते हैं ताकि वो डस्ट अंदर ही रहे, बाहर ना फैलने पाए।
ठीक है ना। तो ये सब इसी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत गाइडलाइंस दी गई हैं, बहुत सी गाइडलाइंस हैं। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड की लिस्ट में PM10, PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड को शामिल किया गया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को शामिल किया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड को शामिल किया गया है, अमोनिया गैस भी है इसमें, ओजोन भी है, लेड भी है, बेंजीन है, बेंजोपायरीन है, आर्सेनिक है और निकिल है। इतने को मॉनिटर करती है गवर्नमेंट, इसके हिसाब से ये लिस्ट बनाती है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड की, ठीक है। तो ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है, इसका उद्देश्य जो है प्रदूषण को कम करना है। जैसे इसका पहले वो टारगेट ये था कि 20% तक 2017 के लेवल के हिसाब से हमें 20% तक पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, ठीक है। अभी वो नियम चेंज हो गया, अभी 2026 का कर दिया गया है और अब 30% का टारगेट गवर्नमेंट ने रख दिया है कि 30% का हमको पॉल्यूशन के लेवल पे कमी लानी है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड है, कितने अचीव होते हैं ये तो समय बताएगा, बट अभी फिलहाल चल रहा है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नया एक एक्ट है, हमने एक्ट्स वाली क्लास है हमारी ये, तो हमने 3 एक्ट अभी पढ़ लिया। एक तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ लिया, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट हमने पढ़ लिया, इसके बाद हमने एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट हमने पढ़ लिया। अभी नया है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। इनकी जो इंपॉर्टेंट थीम्स है ना, सिर्फ हम आपको वही पढ़ा रहे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं, ठीक है। पूरा एक्ट तो बहुत लंबा होता है, उसमें बहुत सारी काम की बातें हमारी नहीं होती हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट की। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो है बेसिकली 2001 में आया, और 2001 में आया ब्यूरो ऑफ, इसी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी बनाई गई जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE। ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ही है जिसकी वजह से आज आप, इसने गवर्नमेंट को रेगुलेट किया कि भाई एनर्जी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाते हैं। तो इसी ने रेटिंग्स स्टार्ट करी, जितने आपके अप्लायंसेस होते हैं इनमें रेटिंग्स रहती है 3 स्टार, 1 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार रेटिंग्स। इसी ने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया, तो गवर्नमेंट ने बल्ब जो है LED बल्ब को सब्सिडाइज रेट पे दिया, ताकि जो हमारा पहले वो जो फिलामेंट वाला बल्ब आता था ना, वो बहुत आप कह सकते हैं 60 वॉट का होता था, 100 वॉट का होता था। अब 100 वाट और 100 वाट और 60 वॉट की बिजली कंज्यूम करने के बाद भी उसकी जो ल्यूमिनेसेंस थी, उसकी जो प्रकाशक क्षमता थी, वो उतनी नहीं थी। यहां 10 वॉट का LED उससे ज्यादा प्रकाश दे देता है। तो ये एफिशिएंसी बढ़ाई, क्योंकि लोड बढ़ रहा था, हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उन पर लोड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों के पास अप्लायंसेस बढ़ रहे हैं, बट स्टिल उनकी एफिशिएंसी अगर अच्छी नहीं है। अब सोचो आप 100 वाट की बिजली में आप एक बल्ब जला रहे हो, अभी क्या है 10-10 वॉट के आप 10 बल्ब जला सकते हो ऐसे, तो एफिशिएंसी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। इस बोर्ड का काम वही है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का काम यही है। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, बड़ी बड़ी सोसाइटीज को, जो हमारी हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह होती हैं, ये सब जगह पर एनर्जी एफिशिएंसी के लिए उन पर दबाव डालती है, उनको रेगुलेट करती है और उनको बहुत सारे नियम कानून इस चीज के बारे में बताती है कि भाई कैसे आप एनर्जी की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इसका काम है एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत कार्य करती है, ये बात आप जरूर ध्यान रखना। इसकी जो मिनिस्ट्री, यहां से क्वेश्चन आते हैं कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी किसके अंतर्गत कार्य करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत कार्य करती है। अब उसमें कई सारे ऑप्शन आपको दे सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत कार्य करती है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है, या और भी ऑप्शन आपको दे दिए। तो आपको कहां पर टिक करना है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत कार्य करती है। इसके अंतर्गत ही स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स लॉन्च किया गया है। ये इंडेक्स जो है अभी रिसेंट में लॉन्च किया गया था, और कई सालों से ये लगातार स्टेट्स को रेटिंग दे रहा है कि भाई किस राज्य ने, भारत के जितने राज्य हैं उनमें से किस राज्य ने एनर्जी एफिशिएंसी के फील्ड में अच्छी उपलब्धता हासिल की है, और उनको रैंक वाइज ये रखते हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि भाई एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर के राज्य जो है कितने सजग हैं और उनकी रैंकिंग क्या है। तो ये स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जो है, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा रिलीज किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट है जिसको हमको पढ़ना है, ये है बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 का। इस एक्ट के पीछे भी काफी कहानी है, थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं। देखो, रियो अर्थ समिट 1992 की में हुई थी, आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो इस पर हम अपनी इसी सीरीज में एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं, है ना, जिसमें हम एक्ट्स, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल्स, इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हमको समझना क्या है यहां पर कि रियो अर्थ समिट जो हुई थी, जिसको हम अर्थ समिट कहते हैं, रियो डी जेनेरियो में हुई थी 1992 में। इसके अंतर्गत कई सारी बॉडीज बनाई गई थी। जैसे एक तो जो UNFCCC है, इसी के अंतर्गत बनाई गई थी। UNFCCC का मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर संस्था बनाई गई थी। इसके बाद UNCBD, यूनाइटेड नेशन
कॉन्फ्रेंस टू ये वाला यूएनसीबीडी का मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए जो बनाई गई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी 1992 में बनाई गई थी। फिर यूएनसीसीडी थी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इसके बाद इसी में एजेंडा 21 भी आया था, एजेंडा 21 का नाम आपने सुना होगा। ये सारी चीजें इसी एक रियो डी जेनेरियो की अर्थ समिट से ही आई थी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समिट थी, ठीक है, पर्यावरण के को लेकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो कन्वेंशंस और ये जो फ्रेमवर्क इन्होंने बनाए हैं, इनके सब की अपनी अपनी पार्टीज की मीटिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जैसे यूएनएफसीसीसी की भी अपनी कॉप होती है ना, इसकी भी अपनी कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती है, इसकी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब कि कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, वो सदस्य को बोलते हैं पार्टी। क्या बोलते हैं? पार्टी। और पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का मतलब कितने सदस्यों की मीटिंग हो रही है, उनकी कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं। तो इसीलिए कॉप 26, कॉप 25, कॉप 24 आप लोग ऐसे सुनते होंगे, ठीक है ना। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग्स होती हैं, ये सारी जो है इन्हीं एक्ट के, इन्हीं कन्वेंशन के थ्रू आई थी। अब देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का ये क्या कहता है। इट वॉज इंप्लीमेंटेड टू गिव इफेक्ट टू सीबीडी नगोया प्रोटोकॉल 2010 जापान। एक तो ये दो चीजों को आप कह सकते हैं कि परमिट करने के लिए, उनको प्रभावी करने के लिए दिया गया था। सबसे पहले तो, अभी तो नगोया प्रोटोकॉल बाद में आएगा, ठीक है, पहले तो नगोया प्रोटोकॉल तो 2010 में जापान में हुआ, ठीक है, ये अलग बात। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है बेसिकली ये इंस्पायर हुआ है इस यूएनसीबीडी से। ये जो यूएनसीबीडी हमने बताया ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से इंस्पायर होकर के भारत ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में बनाया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत में बायोडायवर्सिटी की रक्षा करना, और जो हमारा बायोडायवर्सिटी से संबंधित ज्ञान है उसको सहेज कर, समेट कर, कंपाइल करके रखना, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी उसका लाभ उठा सकें, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई थी 2003 में। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी का ही ये काम है कि वो बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनको हैंडल करती है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है चेन्नई में, ठीक है। यहां तक आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हैं। जो नगोया प्रोटोकॉल है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। नगोया जो प्रोटोकॉल है, जापान के नगोया में मीटिंग हुई थी, और ये एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग को लेकर के है। हालांकि इसके ऊपर अभी मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा, जिसमें कन्वेंशन वगैरह जब पढ़ाएंगे हम आपको, तो उसमें हम डिटेल में सारे कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, इन सबकी ट्रीटीज जितनी हुई है, इन सबके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल यहां नाम आ गया है तो हम आपको बता देते हैं। नगोया प्रोटोकॉल जो है बेसिकली ये एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग पे है। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का मतलब, जैसे मान लो कि उत्तराखंड में कोई गांव है, पहाड़ी एरिया में, ऊपर पहाड़ों में, उस गांव के जो लोग हैं, जो ट्राइब है, वो पीढ़ियों से, मतलब हजारों सालों से जो पीढ़ियां हैं, किसी पर्टिकुलर वनस्पति है, कोई जंगल में उगती है, तो वो उस वनस्पति से कोई बड़ी बीमारी ठीक कर देते हैं। मान लो उनको नॉलेज है इस चीज की। तो अब होता क्या है कि अगर कल को कोई बड़ी कंपनी वहां जाए, बड़ी कंपनी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, चाहे वो होम्योपैथिक की हो, चाहे वो एलोपैथी की हो, चाहे वो आयुर्वेदिक कंपनी हो, अब उनको पता चल गया कि भाई ये ट्राइब जो जंगल में रहती है, इसको एक जड़ी बूटी के बारे में पता है, और ये जड़ी बूटी क्या है, इससे इतनी बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। मान लो ऐसी कोई जड़ी बूटी आ जाए जिससे डायबिटीज ठीक हो जाए, ठीक है, रिवर्सल ऑफ डायबिटीज हो जाए, ठीक है। तो अब वो जो कोई कंपनी जाए और उस गांव के लोगों को बोले, ठीक है, तुमको मैं ना तुमको 10 लाख रुपए देते हैं, हमको वो जड़ी बूटी का नाम बता दो या दिखा दो, चल के चलो 2 लाख रुपए दिखा दो। उनके लिए 2 लाख 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। बट आप सोचो, उस जड़ी बूटी को, जिनका नॉलेज अभी तक सीमित था उसी ट्राइब में, हजारों सालों से उनके पूर्वज उसी का सेवन करते चले आ रहे हैं, आज वो 10 लाख रुपया देकर के वो 100 करोड़, 200 करोड़ या 1000 करोड़ या 10,000 करोड़ का बिजनेस करेगी कंपनी। तो फायदा किसको हुआ? उस कंपनी को हुआ। नुकसान किसको हुआ? इन लोगों को हुआ। तो नगोया प्रोटोकॉल कहता है कि अगर किसी बायोडायवर्सिटी की चीज से रिलेटेड या किसी ऐसी जो चीज से रिलेटेड नॉलेज है, तो अगर उस नॉलेज का आप यूज कर रहे हो किसी ट्राइब से लेकर के या किसी भी कन्वेंशनल मेथड से लेकर के, तो आपको उसकी एक्सेस और बेनिफिट दोनों को शेयर करना पड़ेगा। अगर एक्सेस ले रहे हो आप, तो बेनिफिट भी आपको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नगोया प्रोटोकॉल है का मतलब, अगर कंपनी लेकर के उस जड़ी बूटी की इंफॉर्मेशन जा रही है, तो जिस भी ट्राइब से लिया है उसके साथ उसका कुछ ना कुछ हिस्सा या शेयर, जो रेवेन्यू कमा रहे हैं, वो शेयर करना पड़ेगा। ये है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नगोया प्रोटोकॉल का, ठीक। चलिए आगे आते हैं।
ठीक है, तो ये इतने सारे एक्ट्स जो थे इनके बारे में हमने आज जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने देखी हैं। इसके बाद जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम और भी इंपॉर्टेंट से जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेकर के आएंगे, कन्वेंशन, ट्रीटीज और इनका एक अलग से वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्टडी IQ PCS में आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को।